गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में जो बैंक और उसकी परिभाषा और कार्य, इसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने इस चैप्टर में जो बैंकों की परिभाषा है और उनके सभी कार्यों को हम सब ने समझा था। अब आज के इस वीडियो में हम सब यहाँ पर बैंकों का महत्व, आर्थिक विकास में उनका योगदान या बैंकों की भूमिकाएं, आर्थिक विकास में बैंकों की क्या क्या भूमिका हो सकती है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो आइए हम सब समझते हैं। तो हम सब ने बैंक की परिभाषाएं देखी, उनके कार्य देखे। उन कार्यों के माध्यम से हम सब ये तो समझ गए होंगे कि बैंकों का जो आर्थिक विकास होता है किसी भी देश का, उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। क्योंकि यदि बैंक नहीं होंगे तो लोगों को अपन उसके जो कार्य वही उसके महत्व है, उन्हीं महत्व से हम उनकी महती भूमिका का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बारे में तो बैंकों के लिए तो यह भी कहा जाता है कि बैंक शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में, बैंक क्या करते हैं, शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं। यानी मानव शरीर में जो रक्तवाहिनी नाड़ियां है वो शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण तंत्र करवाती है ताकि हर अंग सही सुचारू रूप से कामकाज करता रहे। उसी प्रकार से बैंकों के लिए, बैंकों के शरीर को अगर माने तो उसमें उनकी रक्तवाहिनी नाड़ियाँ क्या होगी, बैंक होगी। आर्थिक विकास में बैंक रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति काम करते हैं। इस प्रकार से बैंकों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह अर्थव्यवस्था कोई सी भी हो, समाजवादी हो, पूंजीवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, या फिर वो कोई भी देश विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित हो। अगर अविकसित को विकसित में आना है तो उनको आर्थिक तंत्र मजबूत करना है तो बैंकों को भी प्रोत्साहन करना पड़ेगा। बैंकिंग क्रिया जिस देश में जहाँ जितनी ज़्यादा होगी वो हम समझ सकते हैं वहाँ का आर्थिक विकास भी उतना ही समृद्ध रूप से होता है। आज जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, बैंकों में UPI पेमेंट हो, भीम पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे, सब ये क्या है, ये सब ये बढ़ती हुई बैंकों का डिजिटलाइजेशन ही है। और लोगों में बैंकों के प्रति जागरूकता है और उनका विश्वास है कि हम सब केवल अपने मोबाइल ऐपों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं और करते भी हैं। तो हम सब यहाँ पर एक एक करके विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बैंकों का आर्थिक विकास में क्या क्या महत्व है वो सब समझेंगे। क्योंकि बिना बैंकों के आर्थिक विकास की कल्पना करना कोरी कल्पना है। उद्योग धंधे हो, व्यापार हो, उत्पादनकर्ता हो, सभी के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है, स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, बचतों को प्रोत्साहन। दूसरा, पूंजी निर्माण। तीसरा है व्यापार उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था। चौथा, पूंजी गतिशीलता। मुद्रा प्रणाली में लौचता एवं कीमत स्थायित्व। अगला है मुद्रा भेजने की सुविधा, राजकीय वित्त की व्यवस्था, बैंकिंग विकास, प्रतिनिधित्व, परामर्श तथा रोजगार में वृद्धि और अन्य लाभ। ये सब कार्य जो बैंकों के कार्य थे वही उन्हीं का महत्व बन जाते हैं। अब बचतों को प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण का कार्य को हम क्या कह सकते हैं और वित्त व्यवस्था के लिए क्या कह सकते, दोनों कार्य आ जाएंगे। कौन से में, जो कार्य अपन ने देखे कि प्राथमिक कार्य में कि बैंकों के द्वारा जमाई स्वीकार करते हैं, तो जमाई स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। कैसे, बैंक वाले ब्याज देते हैं और छोटी छोटी बचतों को संग्रहित कर उन पर ब्याज देते हैं और उन ब्याज के प्रलोभन से लोगों में बचत की भावना पैदा होती है और यही बचत की भावना पूंजी का निर्माण करती है। पूंजी का निर्माण कैसे, दूसरा कार्य जो दिया महत्व इसका है कि पूंजी का कार्य, बैंक क्या करते हैं, छोटी छोटी बिखरी हुई जो पूंजी है, बचते हैं, उन सबको एकत्रित करते हैं, उन्हें लोगों को प्रलोभन देते हैं कि हम आपको ब्याज देंगे
और आपको इतने वर्ष बाद में पैसे मिल जाएंगे, एक साथ आप इकट्ठे कर नहीं पाओगे। तो इस भावना से बैंकों के ग्राहक बैंकों में पैसा जमा कराते हैं और यह बिखरी हुई पूंजी एक साथ बैंकों के पास आ जाती है और बैंक वाले फिर उस पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। मतलब जो पहला कार्य था, प्राथमिक कार्य था जमाई स्वीकार करना, तो उसके दो फायदे हो गए, बचतों का प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण। दूसरा कार्य था उसका प्राथमिक में कि ऋणों का वितरण। तो ऋणों का वितरण, जो पूंजी आ गई उनके पास, तो व्यापार, अब इसका तीसरा फायदा व्यापार और उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था है। बैंक वाले क्या करेंगे, जो जमा इकट्ठी हुई उस जमा धन को कहाँ देंगे, या तो किसी को पर्सनल ऋण चाहिए, या व्यापार के लिए ऋण चाहिए, या उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था हो। तो ये सब व्यवस्था कहाँ से हुई, ये सब हुई बचतों को प्रोत्साहन और पूंजी निर्माण होने के कारण से। बैंकों के पास पैसे आए, उस बैंकों को जो जमा धन है उसको कम मात्रा में वहाँ पर ब्याज देते लोगों को, ग्राहकों को। अब वो अपने ऋण जिनको देंगे वो ऋणियों को ज़्यादा बैंक वाले ब्याज की दर चार्ज करके उनको वित्त की व्यवस्था प्रदान करते हैं। और यही वित्त मुद्रा क्या होती है, यह पैसा फिर बाद में व्यापारियों द्वारा उत्पादन कार्यों में लगाया जाता है। उत्पादन कार्य में लगने के कारण से लोगों को रोजगार भी मिलते हैं। रोजगार के साथ साथ आर्थिक विकास भी देश का होता है। अगला कार्य पूंजी की गतिशीलता। अब जो प्राथमिक कार्य है उनसे तीन फायदे हो गए कि बचतों को प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण और व्यापार उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था। फिर हमने इसके कई एजेंसी संबंधी और सामान्य उपयोगी कार्य पढ़े। उन सभी कार्यों की इनमें संक्षेप में ये महत्व दिखाया है। जैसे आपको पूंजी गतिशीलता, आप पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज देते हो, या बैंक वाले क्या करते हैं, थोड़ा पैसा जमाए स्वीकार करते हैं और उस धन को फिर ऋणों में वितरित कर देते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी का चक्र घूमता रहता है। मुद्रा की गतिशीलता इससे होती है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी पूंजी ऐसे कार्य में लगाना चाहता है जहां जोखिम कम हो व प्रतिफल अधिक मिले। अब बैंक पूंजी के साथ पूरी सुरक्षा भी देते हैं, उचित प्रतिफल भी देते हैं। इससे क्या होता है, कम उपयोगी स्थान से हटकर अधिक उपयोगी स्थान पर कार्यों में पूंजी लगती है। जैसे लोगों को मान लो अतिरिक्त पैसा है, उनको डर रहता है कि अपना पैसा कहाँ चला जाएगा, डूब जाएगा, तो वो वहाँ बैंक में जमा करा देते हैं। अब नव उद्यमी जो जोखिम ले सकते हैं, जिनमें कुछ करने की जुनून है, वो बैंकों से फिर वो पैसा लेकर के उत्पादन कार्य में लगाते हैं। उत्पादन कार्य में लगाएंगे तो उत्पादन, देश का जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और देश की राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास भी होगा। इसी प्रकार से मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व। बैंकों के द्वारा क्या होता है कि मुद्रा प्रणाली जो चलती है उसमें वो लोच बनाए रखते हैं। मांग, अर्थात मुद्रा की क्या मांग है और उसकी पूर्ति किस प्रकार से करनी है। तो मुद्रा की मांग और पूर्ति में अगर वो बैलेंस रखेंगे तो मुद्रा प्रणाली लोचता भी बनी रहेगी और कीमतों में भी इससे स्थायित्व आएगा। अगर मान लीजिए बाजार में तेजी है, तो तेजी है तो क्या करेंगे बैंक वाले, इसका मतलब पूंजी की, वो मुद्रा की डिमांड है, डिमांड रहेगी तो वो फिर बैंक रेट बढ़ा देंगे, ऋणों की दरों को बढ़ा देंगे, जिससे क्या है कि लोग उसकी मांग कम करेंगे। मांग कम करेंगे तो फिर वापस बैलेंस बना रहेगा मांग पूर्ति में। इस प्रकार से देश में कीमत स्थायित्व भी बैंक वाले प्रदान करते हैं। मुद्रा भेजने की सुविधा, ये भी अपन ने कार्यों में पढ़ा था, यही इसका महत्व भी है बैंकों का। इससे क्या फ़ायदा है बैंकों से, तो बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में सहायता करते हैं और इनमें जोखिम और लागत भी कम आती है। जैसे अपने को अलवर से मान लो जयपुर पैसा भेजना हो तो तुरंत भेजना हो तो अपन तुरंत आरटीजीएस बैंक में जाकर के करा सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, उससे अपना जो पैसा जिसको चाहिए उसको तुरंत उसके खाते में चला जाएगा और वो उसका उपयोग भी कर पाएगा। अब इसमें जोखिम भी नहीं रही भेजने में कि कोई अगर अपन गाड़ी वाले को देते, बस वाले को देते, फिर वो शाम तक पहुंचता, बीच में वो कह देता मेरे पास तो नहीं है, क्या भेजा, उसका भी कोई नहीं अता पता रहता, तो वो रिस्क नहीं है, लागत भी नहीं आती इतनी जितनी अपन
व्यक्ति सह दे करके आए या फिर किसी के माध्यम से दे करके आए। राजकीय वित्त की व्यवस्था। राजकीय वित्त की व्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी भी बैंक के द्वारा सरकार के आदेशानुसार अगर उनको कोई बॉन्ड या किसान विकास पत्र के माध्यम से सरकार पैसा प्राप्त करना चाहती है तो वो उनका विक्रय करते हैं और उन्हें पूंजी भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ बैंकों के द्वारा जो बैंकिंग व्यापार उनका जो है उनसे उनको लाभ होता है, तो एनुअल लाभ जो होता है उसमें सरकार की हिस्सेदारी रहती है और इस प्रकार से वो सार्वजनिक वित्त की भी सरकार के लिए व्यवस्था करते हैं। राजकीय वित्त में वो ऋण भी प्रदान करते हैं सरकार को। जैसे सरकार आरबीआई से कई बार होता है कि सरकार ने नाबार्ड या आरबीआई से उधार लिया, राज्य सरकारें नाबार्ड से खूब उधार लेती है, आईडीबीआई से लेती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की सुविधा ये बैंक प्रदान करते हैं और सरकार उस पैसे का सदुपयोग करके जनहित में काज करवा सकती है। बैंकिंग का विकास। बैंकों के कारण जन सामान्य में बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास हुआ है। कैसे? जितने ज़्यादा बैंक खुले जनता में आपसी लेन देन में जो पत्र मुद्रा ये चलती है, शाख मुद्रा चलती है, इनका प्रयोग अधिक से अधिक हुआ है और कैश के स्थान पर आजकल तो डिजिटलाइजेशन बैंकों के द्वारा जो किया गया है, जो उनके माध्यम से ऐप डेवलप किए गए हैं। हर बैंक का अपना ऐप है, उस ऐप के माध्यम से हम बैंक के ट्रांजैक्शन निकलवा सकते हैं। उसके साथ साथ जमाए एक बैंक से दूसरे खाते में पैसों का स्थानांतरण कर सकते हैं और विभिन्न बिलों का भुगतान भी अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंकिंग का विकास भी बैंकों के कारण से हुआ है। प्रतिनिधित्व एवं परामर्शदाता। अब बैंक जो प्रतिनिधित्व और परामर्शदाता जो उसके कार्य है अपन ने जो पढ़े थे, विभिन्न प्रतिनिधित्व संबंधी इनके कार्य होते हैं। प्रतिनिधित्व कार्य में क्या क्या अपन ने पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अंश प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं, प्रबंधक प्रन्यासी के रूप में भी काम करते हैं, अभिगोपन संबंधी कामकाज भी बैंकों के द्वारा किया जाता है, ग्राहकों की ओर से चेक, विनिमय बिल, पत्र इनका भुगतान प्राप्त करते हैं उनका संग्रहण करना, उनका भुगतान करना, ग्राहक की ओर से किराया, ब्याज, ऋण की किस्त, पेंशन, लाभांश का भुगतान करते हैं और उनका भुगतान स्वीकार भी कर सकते हैं। ये तो इनके प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य हुए थे। और परामर्शदाता जैसे वित्तीय सलाहकार की भूमिका भी ये करते हैं। इसके साथ साथ अन्य सेवाएं भी बैंकों के द्वारा, जैसे लॉकर्स की सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनके द्वारा धन संपत्ति की सुरक्षाएं रखी जाती है, यात्री चेक की व्यवस्था की जाती है, ऋणों की जमानत दी जाती है, व्यक्तिगत साथ उपलब्ध कराई जाती है, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था होती है, आर्थिक स्थिति की सूचना दी जाती है। तो ये सब इसके परामर्शदाता प्रतिनिधित्व संबंधी कार्यों में आते हैं। रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि कैसे होती है? जैसे जैसे मान लो बैंकिंग का विस्तार होता है, वहाँ पर कामकाज करने के लिए भर्ती ली जाती है, इस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलता है। इसी के साथ अन्य लाभ। अन्य लाभ में क्या कह सकते हैं हम? अन्य लाभों से तात्पर्य है कि ये जो अपन ने सभी बैंकों से लाभ समझे, इनके साथ साथ और क्या फायदे आमजन, सरकार को होता है और राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास में उनकी क्या भूमिका रहती है। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में बिना बैंकों के उत्पादन क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में, चाहे वो कोई सी भी उस देश में प्रणाली विद्यमान हो, चाहे समाजवादी हो, पूंजीवादी हो या मिश्रित हो, विकास संभव नहीं हो पाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था बिना बैंकों के गतिहीन हो जाएगी। अतः बैंक आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
प्रोफेसर टॉमस ने इसके बारे में तो बैंकों की महत्ता के बारे में समझाया भी था कि बैंक साख पत्रों के चलन और निर्गमन को संगठित एवं नियंत्रित करते हैं। वे उधार देय पूंजी के विनियोग को सुविधाजनक बनाते हैं तथा उसका सबसे अधिक लाभदायक उपयोग वितरण संभव बनाते हैं। जब और जहां चलन मुद्रा की आवश्यकता उसकी पूर्ति करते हैं। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक चलन मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार से क्या है कि जैसे हमने इसका एक फायदा समझा था कि मुद्रा की लवचिकता और कीमत स्थायित्व। इस प्रकार से हम सब आज इस वीडियो के माध्यम से जान गए कि बैंकों का आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है।